एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो एक मॉडल भी है और बहुत अच्छी सिंगर भी। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उस लड़की का मर्डर हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे का राज और क्या पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर उस लड़की को इंसाफ दिला पाएगी? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। कहानी के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी रिवील होता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक किलर से। हम देखते हैं वो अपनी गन में गोलियां भर रहा होता है। उसके बाद वो एक आदमी के ऊपर गोलियां चलाता है और उसे मार देता है। और दोस्तों, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दोस्तों, वो किलर कौन है और उसने उस आदमी को क्यों मारा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर माधवी नाम की एक मेड को हम एक कमरे में जाते हुए देखते हैं। माधवी जैसे उस कमरे में एंटर करती है, वो वहाँ पर लायला की लाश देखती है और उस लाश को देखकर माधवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो वहाँ के वॉचमैन को बुलाकर लाती है और वॉचमैन भी ये नजारा देखकर हैरान था। वॉचमैन तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पर उन्हें बुला लेता है। अब दोस्तों, लायला की बात करें तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल थी और 6 महीने पहले ही लायला ने वॉइस ऑफ इंडिया नाम का एक रियलिटी सिंगिंग शो जीता था। अब वॉचमैन के फोन करने के बाद पुलिस वहाँ पर तुरंत ही पहुंच जाती है और ये केस सॉल्व करने के लिए संध्या नाम के ऑफिसर को दिया जाता है। उसके बाद डीआईजी जब संध्या से इस केस के बारे में पूछता है तो संध्या बताती है कि सर, उस कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ये खून चोरी के इरादे से किया गया हो। और बाकी उसकी मेड माधवी ने बताया कि कल रात लायला अपने बॉयफ्रेंड सतीश से मिलने के लिए जाने वाली थी, जो कि लक्ष्मी देवी का बेटा है। अब दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी देवी का नाम सुनकर डीआईजी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और वो संध्या से कहते हैं कि ये केस काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए इस केस को मीडिया तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें सॉल्व करना होगा। डीआईजी संध्या को ये केस सॉल्व करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और साथ ही साथ ये केस सॉल्व करने के लिए उसे विनायक की मदद लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि दोस्तों संध्या ने हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये उसका पहला केस था। संध्या यहाँ पर डीआईजी से कहती है कि सर, विनायक सर नहीं मानेंगे, वो इस केस में मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। डीआईजी कहते हैं कि तुम उसकी स्टूडेंट रही हो, इसलिए तुम ही उससे मिलने के लिए जा सकती हो। बाकी विनायक को कैसे मनाना है ये सब जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विनायक को दिखाया जाता है। दोस्तों, विनायक के बारे में बात करें तो विनायक ने करीब करीब 200 से भी ज्यादा पेचीदा केस सॉल्व किए थे, इसीलिए अब संध्या विनायक से मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर संध्या विनायक से कहती है कि सर, मुझे पहला केस मिला है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन इस बात पर विनायक संध्या से कहता है कि मैंने तो ये सब कुछ कब का छोड़ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ पर संध्या भी विनायक के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देती और यहाँ पर विनायक हॉस्पिटल जा रहा था तो वो उसे छोड़ने के लिए उसके साथ जाती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि विनायक की बीबी वहाँ पर विनायक को डांटने लगती है और बहुत भला बुरा कहती है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही देरी से पहुंचा था। विनायक बस उसकी बातें सुनता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अब ये दोनों अलग हो चुके हैं और इस हॉस्पिटल में विनायक की बेटी एडमिट हो रखी है और वो कोमा की स्टेट में है। इसी के साथ वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर विनायक को उदास देखकर संध्या उसे दिलासा देते हुए कहती है कि सर, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है हम उसे रोक नहीं सकते, बस हम उसका एक पार्ट बनकर रह सकते हैं। यहाँ पर विनायक संध्या को बताता है कि मेरी बेटी का ये हाल मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी घर पर रहकर टीवी में वॉइस ऑफ इंडिया देखना चाहती थी, लेकिन मैं ही उसे जबरदस्ती बाहर लेकर गया था। अब ये बात सुनने के बाद संध्या विनायक से कहती है कि सर, कितने इत्तेफाक की बात है, जिस लड़की की हत्या का केस मेरे पास आया है वो वॉइस ऑफ इंडिया की विनर रह चुकी है, इसलिए मैं इस फाइल को यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ, आप इसे बाद में देख लीजिएगा। और इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर विनायक उस फाइल में लायला की लाश की तस्वीरें देखने लगता है।
अब उन फोटोज को देखते हुए विनायक को वो रात याद आती है जब वो अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाकर कहीं पर ले जा रहा था और उसी दौरान उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर विनायक तो बच गया था लेकिन उसकी बेटी बच नहीं पाई और वो कोमा में चली गई। खैर, अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं संध्या अपने सीनियर को इस केस के बारे में बता रही होती है। तो वह सीनियर संध्या को एक सलाह देता है और कहता है कि अगर तुम इस केस को जल्दी से सॉल्व करना चाहती हो तो तुम इस खून का इल्जाम किसी दूसरे आदमी पर डाल दो, जिससे कि ये केस जल्दी क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संध्या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, वो असली कातिल को पकड़ना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि विनायक वहाँ पर पहुँच जाता है और अब वो इस केस को सॉल्व करने के लिए संध्या का साथ देने के लिए रेडी था और ये देखकर संध्या भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद संध्या विनायक को इस केस की सारी डिटेल्स देती है और बताती है कि लायला को पीछे से गला घोटकर मारा गया है। इसके बाद वो दोनों लायला की मेड माधवी से जाकर मिलते हैं ताकि कुछ और बात पता चल सके। यहाँ पर माधवी बताती है कि मेरे पास मैम के घर की दूसरी चाबी भी रहती है ताकि रोज सुबह मैं उन्हें बिना डिस्टर्ब किए अपना काम करके यहाँ से जा सकूं। और उस दिन जब तक मैं वहाँ पर थी तब तक मैम को मिलने के लिए कोई भी नहीं आया था और शाम होने के बाद मैं वहाँ से चली गई और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैम उस रात सतीश के साथ डिनर पर जाने वाली थी। अब माधवी की बात सुनकर संध्या सतीश के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुँच जाती है और यहाँ पर लायला की मौत की खबर सुनकर सतीश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इंस्पेक्टर संध्या से पूछता है कि क्या मैं लैला को एक बार देख सकता हूँ या फिर सिर्फ एक बार मैं उसके अपार्टमेंट में जा सकता हूँ। संध्या उसे कहती है अभी तो पोस्टमार्टम चल रहा है और लायला का घर इस वक्त एक क्राइम स्पॉट बन चुका है, तो सॉरी, मैं आपको वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। अब लायला के बारे में और भी ज्यादा पूछने पर सतीश बताता है कि मैं लायला से एक क्लब में मिला था, वहाँ पर मैंने लायला को अपने साथ एक एल्बम में काम करने का ऑफर दिया और उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट भी किया था। उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे और कल रात ही मैं जब उसे डिनर के लिए ले गया था तो मैंने उसे अंगूठी देकर प्रपोज किया। फिर उसके बाद हम साथ में ही 10:30 बजे घर पर पहुँचे और मैं लैला के साथ 11 बजे तक वहाँ पर रुका, जिसके बाद मैं बाहर आकर अपनी कैब का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक मुझे और वॉचमैन को लायला के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, इसलिए हम वहाँ पर उसे देखने के लिए गए। जब मैंने उसे बाहर से पूछा तो लायला ने कहा कि मैंने अचानक से यहाँ पर छिपकली देख ली, इसीलिए मैं डर गई थी और चिल्लाई। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो। अब ये आवाज मैंने और वॉचमैन ने भी सुनी, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद यहाँ पर संध्या उससे पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है, तो सतीश बताता है कि हाँ, मुझे लैला के फोटोग्राफर अर्जुन पर शक है, क्योंकि वो एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान है और वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अब उसके बाद सतीश की बात कंफर्म करने के लिए संध्या और विनायक वॉचमैन से मिलने के लिए जाते हैं। वो उसे इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ, सच है, लेकिन सर अगर किसी ने मैडम की जान ली थी तो मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अंदर कैसे गया और फिर बाहर कैसे आया, क्योंकि मैंने तो किसी को भी ना अंदर जाते देखा ना बाहर आते देखा। बाकी यहाँ पर एक इमरजेंसी गेट तो है, लेकिन उसे भी सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है और अगर किसी ने उसे जबरदस्ती खोल दिया तो उसे खोलते ही एक अलार्म बज जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं विनायक और संध्या अगले दिन सुबह लायला के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पर मॉर्निंग की ड्यूटी कर रहे वॉचमैन से मिलते हैं। रजिस्टर पर देखने के बाद विनायक को पता चलता है कि यहाँ पर अक्सर लैला से मिलने के लिए बबलू नाम का एक आदमी आता है। वॉचमैन से पूछने पर वो बताता है कि सर ये मैडम के भाई जैसा है, क्योंकि उसकी माँ ने अनाथ आश्रम में लायला की देखभाल की थी और वो यहाँ पर अक्सर लायला से पैसे मांगने के लिए आता है। उसके बाद विनायक उस इमरजेंसी डोर को चेक करने के लिए चला जाता है, जिसे खोलने पर वहाँ पर अलार्म बज जाता है, मतलब कि वो अलार्म काम कर रहा था। उसके बाद लायला के कमरे के अंदर जाते ही विनायक संध्या से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। इसके जवाब में संध्या कहती है कि मुझे तो ये चोरी का मामला लग रहा है, क्योंकि लॉकर को खोलकर उसने पैसे निकाल लिए हैं। इस पर विनायक उसे कहता है कि पैसों की चोरी तो हुई है, मगर ये सारा चोरी का सेटअप खूनी ने खुद लगाया है और इस खून के दौरान वो चोर वहाँ पर मौजूद था, जिसने इस खून को अलमारी के अंदर से होते हुए देखा और जब खूनी यहाँ से चला गया तो वो पैसे निकाल कर चोर यहाँ से भाग गया, जिसकी चाबी उसे अलमारी के अंदर से ही मिली थी। यहाँ विनायक संध्या को दिखाता है कि अलमारी की चाबी बाहर से नहीं बल्कि अंदर की तरफ लगी थी। इस पर संध्या विनायक से सवाल करती है
कि आखिरकार चोर पहले कमरे में कैसे घुसा, क्योंकि वॉचमैन ने तो किसी को आते जाते नहीं देखा था। विनायक बोलता है कि इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। अब उसके बाद विनायक पूछताछ के लिए दोबारा से माधवी को बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई डॉग भी था, क्योंकि वहाँ पर डॉग फूड पड़ा हुआ मिला था। माधवी बताती है कि ये डॉग तो सामने वाले बिल्डिंग में रहने वाले एक लड़के का है और उसका नाम विनोद है, जो अक्सर यहाँ पर आता जाता रहता है। अब दोस्तों उसके बाद संध्या और विनायक फोटोग्राफर अर्जुन से मिलने के लिए जाते हैं और इस अर्जुन के बारे में सतीश ने बताया था। अब वहाँ पर एक लड़की संध्या को अर्जुन की गर्लफ्रेंड प्रमिला के बारे में बताती है, जिसे अर्जुन ने काफी ज्यादा मारा था। और इसी सिलसिले में लायला अर्जुन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन अर्जुन की उससे भी बहस हो गई। तभी हम देखते हैं कि अर्जुन वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विनायक प्रमिला के बारे में अर्जुन से सवाल करता है, जिस पर अर्जुन बताता है कि दरअसल प्रमिला को अलग अलग तरह के नशे करने की आदत थी, इसलिए एक दिन जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे तेजी से धक्का दे दिया और इसी वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई। अब उसने मुझे धक्का दे दिया था, इसी के रिएक्शन में मैंने भी उसे धक्का दे दिया, जिससे कि वो टेबल पर गिरी और उसे भी थोड़ी चोट आई। उसके बाद विनायक अर्जुन को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि जिस रात लायला की मौत हुई थी उस रात आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। दरअसल दोस्तों सीसीटीवी में अर्जुन का चेहरा कैद हो गया था, जिस पर अर्जुन कहता है कि उस रात मुझे खुद लायला ने मैसेज करके बुलाया था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि पीछे के दरवाजे से आ जाना, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो दरवाजा अंदर से लॉक था, इसीलिए मैं वापस से अपने घर पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर अर्जुन से बात करने के बाद संध्या और विनायक विनोद से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लायला की मुलाकात विनोद से एक रोड पर हुई थी। लायला ने उसे एक्सीडेंट से बचाया भी था और तब से ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और संध्या विनोद से पूछती है कि बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, तो क्या कोई लायला ने तुम्हें अपना कोई सीक्रेट बताया था। विनोद कहता है कि हाँ, एक बार जब हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे तो लायला ने मुझे बताया था कि वैसे तो सतीश बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं कभी कभी उसे क्या हो जाता है। दरअसल एक बार जब लायला सतीश को अपना टैटू दिखा रही थी, वो उस टैटू को देखकर कहीं पर खो गया और सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, यामिनी। अब लायला ने उसे जब यामिनी के बारे में पूछा तो सतीश ने ये बात टाल दी। और दोस्तों यहाँ पर विनोद ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि लायला का खून किसने किया है, और वह संध्या और विनायक को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल विनोद एक कंप्यूटर जीनियस है, क्योंकि विनोद अपने कमरे में बैठे बैठे किसी का भी कंप्यूटर कैमरा वगैरह हैक कर सकता है। वो इन लोगों को एक फोटो निकाल कर दिखाता है, जो कि एक आदित्य नाम के बंदे की होती है। दरअसल दोस्तों आदित्य लायला से तब मिला था जब उसने वॉइस ऑफ इंडिया का कंपटीशन जीता था। उस वक्त आदित्य ने लायला को अपनी मॉडलिंग कंपनी का कार्ड दिया था और आदित्य ने लायला से कहा था कि अगर तुम सिंगिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी करना चाहती हो तो तुम बहुत ही जल्दी कामयाबी के नए शिखर तक पहुंच जाओगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदित्य एक बहुत ही बड़ी मॉडलिंग कंपनी का एजेंट है। यहाँ पर ये मौका लायला को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो अगले ही दिन उस एजेंसी में पहुंचकर ओनर से मिलती है और इसके बाद लायला ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देखते ही देखते वो इतनी कामयाब हो गई कि वो सबसे मशहूर मॉडल बन गई। अब एक दिन आदित्य लायला को एक इंटरनेशनल मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए अपने होटल पर बुलाता है, लेकिन दरअसल दोस्तों वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में लायला के साथ एक रात गुजारना चाहता था। लेकिन लायला को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं अर्जुन को, उसे एक अनजान फोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें एक आदमी अर्जुन से कहता है कि मुझे पता है तुमने ही वो खून किया है, इसीलिए तुम मेरी बताई जगह पर पैसे लेकर पहुंच जाना। यहाँ दूसरी तरफ हम विनायक को देखते हैं, वो अपने खास आदमी से यामिनी के बारे में पता करने के लिए कहता है और वो खुद मुंबई में आदित्य से मिलने के लिए चला जाता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद आदित्य उसे बताता है कि जब से लायला सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई है तब से इस मॉडलिंग कंपनी के ओनर ने मुझे ये कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो इस कॉन्ट्रैक्ट पे लायला का साइन करवा के लाओ। तुम्हारी गलती की वजह से हम लायला को खो नहीं सकते। फिर इसके बाद मैंने जब पता किया तो मुझे बबलू मिला, जिसने कुछ पैसों के बदले में मुझसे ये डील की कि तुम कल रात को आ जाना, मैं इमरजेंसी का दरवाजा खुला रखूंगा और उसी वक्त मैं तुम्हें लायला से भी मिलवा दूंगा।
और मैं जैसे ही वहाँ पर गया तो मुझे इमरजेंसी डोर खुला मिला और मैं अंदर चला गया। जहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने देखा वहाँ पर तो लायला मरी पड़ी है। इसीलिए डर की वजह से मैं वहाँ से फौरन भाग गया। अब दोस्तों यहाँ पर विनायक तो आदित्य से पूछताछ करके वापस आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन आदित्य को बबलू का फोन आता है जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही लायला को मारा है, इसीलिए अगर तुम ये चाहते हो कि पुलिस को इसके बारे में पता ना लगे तो कल 50 लाख रुपए लेकर मेरे बताई जगह पर पहुंच जाना। यहाँ पर हम बबलू की बातों से समझ पाते हैं कि इसी ने अर्जुन को भी ब्लैकमेल किया था। उसके बाद हम उस मॉडलिंग कंपनी के एजेंट आदित्य को देखते हैं। आदित्य अब चारों तरफ से फंस चुका था। कंपनी का दबाव, ब्लैकमेलिंग और लायला का खून, इन चक्कर में फंसने की डर से वो खुद को ही गोली मार देता है। अब उसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में विनायक की बेटी अपना दम तोड़ देती है और ये देखकर विनायक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद आखिरकार पुलिस बबलू को पकड़ ही लेती है, जिसे मिलने के लिए विनायक आता है। वो बबलू से कहता है कि मुझे पता है उस दिन तुम ही अलमारी के अंदर थे, वहाँ अलमारी के अंदर से तुमने क्या देखा ये मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन ये सुनने के बाद भी बबलू कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके बाद बबलू का वकील वहाँ पर आकर उसकी बेल करवा देता है और बबलू के वहाँ से जाने के बाद विनायक संध्या से कहता है कि इसके पीछे हमारे पुलिस के 2 आदमी लगा दो। उसके बाद संध्या विनायक से पूछती है कि आखिरकार बबलू अंदर कैसे गया, और अब यहाँ पर विनायक बताना शुरू करता है। उस दिन बबलू ने जाने से पहले अलार्म के नीचे च्युइंगम लगा दी थी, फिर उसने अंदर से दरवाजे को खोल दिया ताकि वो बाहर से अंदर आ सके। इसके बाद वो घर गया और इमरजेंसी डोर से अंदर आ गया। लेकिन जब वहाँ पर लायला सतीश के साथ पहुंची तो बबलू तुरंत ही अलमारी के अंदर जाकर छुप गया। ये सब बबलू ने इसलिए किया ताकि वो आदित्य और लायला को मिला सके, और सतीश के जाने के बाद किसी ने लायला की जान ले ली, और ये सब कुछ शायद बबलू ने देख लिया। मगर यहाँ पर एक और बात यह है कि बबलू ने खून होते हुए नहीं देखा, क्योंकि अलमारी के अंदर के एक होल से सब कुछ देखना मुमकिन नहीं है। वो कुछ देर तक वहाँ पर रहा और जब बाहर निकला तो आदित्य की तरह ही उसने वहाँ पर लाश देखी और उसे लगा कि अर्जुन या फिर आदित्य इनमें से किसी ने लायला को मार दिया होगा। इसीलिए वो उन दोनों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांग रहा था। और यहाँ पर बात करें बबलू के बाहर निकलने की, तो उसने च्युइंगम हटाकर उसकी जगह पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया ताकि उसके वहाँ से जाने के बाद वो बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए। यहाँ पर विनायक बताता है कि दरअसल जब मैं पहली बार लायला के घर पर गया था तो उसके फ्रिज में एक बर्फ का टुकड़ा मिसिंग था। लेकिन इतना सब कुछ पता करने के बाद आखिरकार लायला को किसने मारा ये अब तक हमें पता नहीं चला है। अब उसके बाद हम देखते हैं बबलू अपने ऊपर नजर रखने वाले पुलिस वालों को चकमा देकर एक टॉयलेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसने अर्जुन को पैसे लेकर बुलाया था। वहाँ पर हम अर्जुन की जगह पर एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसने अपना चेहरा ढका हुआ है। वो बबलू को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है वो छानबीन करने में लग जाती है। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद में पता चलता है कि अर्जुन ने भी अपनी जान ले ली है। उसने शीशे पर लिखा था आई डिड इट, मतलब कि ये सब उसने किया है, और वो खुद गिल्टी महसूस कर उसने अपनी जान ले दी। अब दोस्तों इसी बीच विनायक को पता चलता है कि यामिनी की मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए वो एक बार फिर से लायला के कमरे में तलाशी लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि सतीश ने उसे आज सुबह ही दोबारा से लैला के घर पर जाने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो अपनी गिटार को लैला की याद के तौर पर वहाँ से लेना चाहता था जो उसने कभी लैला को गिफ्ट की थी। लेकिन यहाँ पर विनायक सतीश को लायला के घर में जाने से मना कर देता है, क्योंकि अभी भी वो घर एक क्राइम स्पॉट है। अब उसके बाद विनायक लायला के कमरे को अच्छी तरीके से चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलता है, और इस पेन ड्राइव के अंदर का डाटा देखकर विनायक को सब कुछ समझ में आ जाता है, और यहाँ पर ये सारी क्राइम की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ संध्या के सीनियर ऑफिसर लायला के खून का इल्जाम अर्जुन के ऊपर डाल देते हैं और इस केस को क्लोज कर देते हैं, लेकिन संध्या इस बात को नहीं मानती। यहाँ पर संध्या लक्ष्मी देवी को देखकर समझ जाती है कि अर्जुन को इस खून में फंसाया गया है, क्योंकि वो भी पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। क्योंकि दोस्तों इन सब के पीछे उसी के बेटे सतीश का हाथ होता है। अब यही कारण था कि विनायक सतीश के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो सतीश को वही पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है कि तुम लायला के कमरे में जाना चाहते थे ना,
दरअसल दोस्तों, उस रात जब सतीश लैला के साथ उसके अपार्टमेंट में आया था, तभी उसी ने लैला की जान ले ली थी। उसके बाद सतीश ने एक पेन ड्राइव टीवी से ऑपरेट किया, जिसके ऑडियो में ठीक 12 मिनट 40 सेकंड पे लैला की चीखें थी। और दोस्तों, ये वही चीखें थी जो सतीश और वॉचमैन ने बाहर से सुनी थी। सतीश वॉचमैन को ये सब कुछ जानबूझकर दिखाना चाहता था ताकि वो खुद इस केस में ना फंसे। अब उसके ठीक 5 सेकंड बाद लैला ने बोला कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ताकि यहाँ पर 5 सेकंड के दौरान सतीश लैला से पूछ सके कि उसे क्या हुआ है। अब यहाँ पर बात करें लैला की आवाज की, तो इसे भी सतीश ने डेवलप किया था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है लैला ने सतीश के साथ एक एल्बम में काम किया था, तो उसी की आवाज रिकॉर्ड करते वक्त सैंपल उसे मिल गया था। और उसकी आवाज चेंज करके कुछ भी बुलवाना ये सतीश के लिए बड़ी बात नहीं थी। और इसी दौरान सतीश ने अर्जुन को भी मैसेज किया और यहाँ लैला के घर पर आने के लिए कहा, ताकि वो इस केस में फंस जाए। मगर इसी बीच जब सतीश को इमरजेंसी डोर खुला मिला, तो वो भी समझ गया कि इस वक्त कमरे के अंदर और भी कोई मौजूद है। इसलिए वो उस आदमी का पता लगाने के लिए वो पुलिस की हरकतों पर नजर रखे हुए था। और जब पुलिस ने बबलू को पकड़ा, तो सतीश को पता चल गया कि उस दिन अलमारी के अंदर बबलू ही छुपा था, इसीलिए उसने बबलू को भी मार दिया। लेकिन यहाँ पर यामिनी का इससे क्या कनेक्शन है, ये अभी भी विनायक को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अब यहाँ पर सतीश हंसते हुए उसे बताता है कि यामिनी मेरी छोटी बहन थी। बचपन में ये दोनों भाई बहन लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। यामिनी जाकर एक बक्से के अंदर छुप गई और अचानक से उसका दरवाजा लॉक हो गया। यामिनी वहाँ पर चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी सतीश ने वो डोर नहीं खोला। यहाँ पर सतीश की कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उस बक्से के अंदर से यामिनी चिल्ला रही थी कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो उसकी आवाजें सतीश को अच्छी लग रही थी। उसे यामिनी की तड़प एक संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। उसके बाद यामिनी उस बक्से में 12 घंटे तक चीखती चिल्लाती रही और आखिरकार वो मर गई। अब ये बात उसकी माँ लक्ष्मी देवी भी जानती थी, लेकिन फिर भी उसने सतीश को बचाया। मतलब माँ का इतना अंधा प्यार। दोस्तों, सतीश के लिए चीखने चिल्लाने की आवाजें यानी कि एक संगीत, जाहिर सी बात है ये एक साइको है। और उसके बाद जब लैला उसकी जिंदगी में आई, तो वो यामिनी को भुलाने लगा। सतीश यहाँ पर कहता है कि यामिनी ने ही खुद मुझे लैला को मारने के लिए कहा, ताकि वो हमेशा इसी आवाज के रूप में मेरे साथ रह सके। इसीलिए मैंने लैला को अपने रास्ते से हटा दिया। मतलब क्या अलग ही लेवल का साइको है ये। यहाँ पर सतीश ये सब कुछ बातें विनायक को इसलिए बताता है क्योंकि अब तो ये केस क्लोज हो चुका है और पुलिस इसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन दोस्तों, अभी तक यहाँ पर इंसाफ होना बाकी था। दरअसल दोस्तों, लैला का जो दोस्त होता है विनोद, उससे अब ये बात पता चलती है कि लैला का खून सतीश ने किया है। इसीलिए वो सतीश को एक जगह पर बुलाता है और सतीश वहाँ पहुँचते ही वो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद विनोद खुद को भी शूट कर लेता है और अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त लैला के बिना इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। और दोस्तों, इसी तरह की अजीब एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।